जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसके बाद में हर कोई ये जानना चाहता है कि बांग्लादेश के भविष्य में क्या होने वाला है और क्या शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौटेंगी। इन सब के बीच में शेख हसीना ने कुछ बातें बताई हैं कि उनके हटने के पीछे की बड़ी वजह अमेरिका कैसे बना और कैसे अमेरिका की ना सुनना ही उनके पॉलिटिकल करियर में एक सबसे बड़ा उन्हीं के लिए आघात साबित हुआ। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी सरकार के पतन के पीछे अमेरिका का हाथ बताया है। इससे पहले इमरान खान की जब सरकार गिरी थी तब भी उन्होंने अमेरिका का ही हाथ गिराया था। बाकी मिडिल ईस्ट में क्या कुछ अमेरिका ने किया है वो हम सबको पता ही है। ऐसे में हसीना ने आरोप लगाया है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा, जो उसे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाता। उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों से कट्टरपंथियों के बहकावे में नहीं आने की भी अपील करी। आपको बता दूं कि शेख हसीना एट प्रेजेंट भारत में ही मौजूद हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से भिजवाए गए मैसेज में हसीना ने कहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है ताकि मुझे लाशों का ढेर ना देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी यदि मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता अमेरिका के सामने सरेंडर कर दी होती और उसे बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दे दी होती। मैं अपने देश के लोगों से विनती करती हूं कि कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में शेख हसीना के हवाले से कहा कि अगर मैं देश में रहती तो और भी ज़्यादा जाने जाती और भी ज़्यादा संसाधनों और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया जाता। मैंने देश छोड़ने का अत्यंत कठिन डिसीजन लिया है। मैं आपकी नेता बनी क्योंकि आपने मुझे चुना। आप मेरी ताकत थे। ये समाचार पाकर मेरा दिल रो रहा है कि मेरी पार्टी आवामी लीग के कई लोग मारे गए हैं। कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। अल्लाह की रहमत से मैं जल्द ही वापस लौटूंगी। आवामी लीग चुनौतियों से लड़कर बार बार खड़ी हुई है। मैं हमेशा बांग्लादेश के भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगी। जिस राष्ट्र का सपना मेरे महान पिता ने देखा था और उसके लिए प्रयास किया था, वो देश जिसके लिए मेरे पिता और परिवार ने अपनी जान तक दे दी थी। जॉब कोटों को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए हसीना ने कहा कि मैं बांग्लादेश के युवा छात्रों से दोहराना चाहूंगी कि मैंने आपको कभी रजाकार नहीं कहा, बल्कि आपको उकसाने के लिए मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस दिन का पूरा वीडियो देखें। षड्यंत्रकारियों ने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया और देश को अस्थिर करने के लिए आपका इस्तेमाल किया। बता दें कि हसीना को 5 अगस्त की शाम बांग्लादेश से भागना पड़ा था और भारत में शरण लेनी पड़ी थी। आरक्षण विरोधी आंदोलन से पहले हसीना ने अप्रैल में संसद में कहा था कि अमेरिका उनके देश में सत्ता परिवर्तन की रणनीति पर काम कर रहा है। शेख हसीना ने कहा था कि वो लोकतंत्र को खत्म करने और ऐसी सरकार लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई लोकतांत्रिक अस्तित्व ही ना हो। सोर्सेस का दावा है कि कथित तौर पर सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का विरोध करने के दौरान उपद्रव मचाने वाले दंगाई वास्तव में उन विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे थे जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की पूरी एक प्रोग्राम बना चुके थे। हसीना के करीबी आवामी लीग के कुछ नेताओं ने भी ढाका में सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि मई में ढाका का दौरा करने वाले एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक का इसके पीछे हाथ है। आवामी लीग के नेताओं ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राजनयिक चीन के खिलाफ पहल करने के लिए शेख हसीना पर दबाव डाल रहे थे। हसीना की पार्टी के नेताओं में से एक ने बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत पीटर हास पर बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया है। हास ने जुलाई में अपने कार्यकाल पूरा किया है। अमेरिकी सरकार मानवाधिकार और चुनाव आयोग को लेकर लगातार शेख हसीना और उनकी पार्टी की आलोचना कर रही है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस साल जनवरी में एक बयान में कहा था कि बांग्लादेश में हुए आम चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे क्योंकि सभी दलों ने इसमें भाग नहीं लिया था। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने 15 दिसंबर 2023 को अचानक एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि अगर अगले चुनाव में शेख हसीना सत्ता में आती हैं तो अमेरिका उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अमेरिका बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन लाने के लिए अरब स्प्रिंग जैसी अराजक स्थिति पैदा करेगा। बता दें कि 1 दशक पहले पश्चिम एशिया मध्य पूर्व में अरब स्प्रिंग का नेतृत्व में विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूलों में छात्रों ने किया था, जिसकी शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई थी और धीरे धीरे इस क्षेत्र के कई सारे देशों में ये फैल गई थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका सुदूर बंगाल की खाड़ी में एक छोटे से द्वीप को आखिर क्यों पाना चाहता था।
और उसे हासिल करने से उसे आखिर फायदा क्या होता। दरअसल सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में एक छोटा मतलब सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर का आइलैंड है, जो कॉक्स बाजार टेकनाफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर साउथ में है और बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी छोर का निर्माता भी है। हजारों साल पहले यह द्वीप टेकनाफ प्रायद्वीप का ही एक विस्थापित हिस्सा हुआ करता था। टेकनाफ प्रायद्वीप का कुछ हिस्सा बाद में जलमग्न हो गया और इस प्रकार उसका सबसे दक्षिणी हिस्सा बांग्लादेश की मुख्य जमीन से अलग हो गया और एक द्वीप बन गया। इस द्वीप को सबसे पहले 18वीं शताब्दी में अरब के व्यापारियों ने बसाया था। उन्होंने इसका नाम जजीरा रखा था। ब्रिटिश शासन के दौरान इस द्वीप का नाम चटगांव ने के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के नाम पर सेंट मार्टिन द्वीप रख दिया गया। स्थानीय लोग इस द्वीप को बंगाली भाषा में नदिकेल जंजीरा कहते हैं, जिसका कि अंग्रेजी में मतलब होता है कोकोनट आइलैंड। ये बांग्लादेश का एकमात्र कोरल आइलैंड भी है। अमेरिका 9 किलोमीटर लंबे और 1.25 किलोमीटर चौड़े द्वीप पर इसलिए कब्जा चाहता है ताकि वो वहां पर एयरबेस बना सके, जो उसे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपने रिप्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में कैपेबल करेगा। सेंट मार्टिन आइलैंड जैव विविधता, पर्यावरण, मत्स्य पालन, पर्यटन सहित कई कारणों से इम्पॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिक्स में भी इस एरिया का बहुत ज़्यादा महत्व बताया जाता है। सेंट मार्टिन की भौगोलिक कंडीशन ऐसी है जहां दुनिया में कहीं से भी समुद्री मार्ग के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है, तो ऐसे में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाटर रूट भी बन जाता है। रणनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो सेंट मार्टिन द्वीप से बंगाल की खाड़ी और आसपास के पूरे समुद्री इलाके पर नज़र भी रखी जा सकती है। इस दृष्टि से सेंट मार्टिन बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं दक्षिण एशिया ये सुनिश्चित करता है कि जियोपॉलिटिक्स में शक्ति का संतुलन बना रहे। बंगाल की खाड़ी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल का काम करती है। परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र व्यापार मार्गों के जरिए जियोपॉलिटिक्स में देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। अचानक लड़ाई की कंडीशन में इस एरिया से संपर्क स्थापित करना आसान होगा, इसलिए शक्तिशाली देश सेंट मार्टिन द्वीप की ओर देख रहे हैं और इन्हीं व्यापारिक और रणनीतिक कारणों से चीन और अमेरिका यहाँ अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। और क्योंकि भारत खुद बंगाल की खाड़ी के पास स्थित देश है, इसलिए अपना हित सुरक्षित रखने के लिए सेंट मार्टिन द्वीप का उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रणनीतिक महत्व है। अमेरिकी की दिलचस्पी का कारण यह भी है कि अगर वो इस द्वीप पर कब्जा कर लेता है तो यहाँ से पूरे एरिया को कंट्रोल कर सकता है, जिसमें चीन और भारत भी शामिल है। आसान भाषा में समझे तो चीन और भारत एशियाई महाद्वीप के 2 सबसे शक्तिशाली देश हैं। दोनों आर्थिक और व्यापारिक रूप से दुनिया में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं और आने वाले समय में इन देशों का प्रभाव और बढ़ने ही वाला है। अमेरिका खुद को दुनिया का पावर सेंटर बनाए रखने के लिए चीन और भारत दोनों को कंट्रोल करना चाहता है। इस काम के लिए उसे इस रीजन में एक जगह चाहिए जहां वो अपने सेटअप कर सके, इसलिए उसकी नज़र बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर थी। जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई पश्चिमी देश बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ तक कि भारत के कुछ हिस्से को लेकर एक ईसाई राज्य बनाने की साजिश भी रच रहे हैं। शेख हसीना ने यह भी कुछ समय पहले कहा था कि बांग्लादेश और म्यांमार का कुछ हिस्सा लेकर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाने की साजिश चल रही है। हालांकि उन्होंने भारत का नाम लेने से परहेज किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि एक वाइट मैन ने उन्हें इस साल 7 जनवरी को हुए बांग्लादेश के आम चुनाव में बिना किसी परेशानी की जीत दिलाने की पेशकश करी थी, बशर्ते कि वो किसी फॉरेन कंट्री को बांग्लादेश क्षेत्र में अपना एक एयर स्ट्रिप स्थापित करने की अनुमति दे दें। यहाँ फिर से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने उस वाइट मैन या उसके देश के बारे में कुछ नहीं बताया था। तब शेख हसीना ने सेंट मार्टिन द्वीप का नाम लिए बिना कहा था कि प्राचीन काल से ही खाड़ी और हिंद महासागर के रास्ते व्यापारिक गतिविधियां होती रही हैं। कई लोगों की नज़र इस जगह पर है जहां कोई विवाद और कोई टकराव नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और ये भी मेरे अपराधों में से एक है। अब हसीना के करीबी आवामी लीग के कुछ नेताओं ने भी ढाका में सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राजनयिक चीन के खिलाफ पहल करने के लिए शेख हसीना पर प्रेशर बना रहे थे। आवामी लीग के नेताओं ने अमेरिकी राजदूत पीटर हास पर बांग्लादेश की नेशनल पार्टी का पक्ष लेने के आरोप लगाए। उन्होंने जुलाई में अपना कार्यकाल पूरा भी किया था। सेंट मार्टिन यूनियन परिषद इस द्वीप पर प्रशासनिक कामकाज देखता है, जिसमें 9 एरिया आते हैं, 9 गाँव आते हैं। द्वीप के लगभग 3700 निवासी मेनली मछली बेचकर जीवन अपना यापन करते हैं। यहाँ की मेन फसलें चावल और नारियल हैं। अक्टूबर और अप्रैल के बीच में पड़ोसी क्षेत्रों के मछुआरे अपनी पकड़ी गई मछलियों को द्वीप के अस्थायी थोक बाजार में लाते हैं। हालांकि अन्य खाद्य पदार्थों का आयात बांग्लादेश और म्यांमार से ही होता है।
आइलैंड के सेंट्रल और दक्षिण में मुख्य रूप से खेत और अस्थायी झोपड़ियां हैं। अधिकांश स्थायी सेवा संरचनाएं जो हैं वो उत्तरी हिस्से में बनी हैं। बंगाल की खाड़ी में बरसात के मौसम में खतरनाक परिस्थितियों के कारण सेंट मार्टिन द्वीप जो है वो मुख्य भूमि से कट जाता है। यहाँ के निवासियों के पास टेक्नाफ जाने की कोई गुंजाइश भी नहीं बचती है। सेंट मार्टिन द्वीप तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता समुद्री है। कॉक्स बाजार और टेक्नाफ से नावें और फेरियां चलती हैं। ये बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी हिस्सा बताया जाता है, जो कि कॉक्स बाजार शहर से करीब 120 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में है। 1991 में आए एक तूफान के बाद से बांग्लादेश नेशनल ग्रिड से सेंट मार्टिन द्वीप पर बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही। अधिकांश होटल रात 11 बजे तक जनरेटर चलाते हैं, क्योंकि उसके बाद जनरेटर चलाने की अनुमति नहीं है। इसलिए सौर ऊर्जा पर डिपेंडेंसी भी है, जो कि पूरे द्वीप में लोकप्रिय भी है। द्वीप पर मोटर वैन या गाड़ियां नहीं चलती। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तरह ही यहाँ भी हाथ रिक्शा ही चलते हैं। द्वीप पर कंक्रीट से बनी सड़कें मौजूद हैं। अब अगर हम पिछले कुछ समय बांग्लादेश में मौजूदा हिंसा की अगर बात करें, तो बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदू समुदाय पर भी हमले बढ़ते गए। 52 जिलों में हिंदुओं पर हमलों में अब तक करीब 205 मामले सामने आए हैं। शनिवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हेड कर रहे मोहम्मद यूनुस ने इसकी निंदा भी करी थी। उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज़ पर हमले करना जघन्य अपराध है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, ईसाई और बौद्ध समुदाय के लोगों की रक्षा करना देश के युवा वर्ग का फर्ज है। बांग्लादेश की बेगम रोके यूनिवर्सिटी को संबोधित करते हुए यूनुस ने कहा कि छात्रों ने देश को बचाया है, क्या वो माइनॉरिटीज़ की रक्षा नहीं कर सकते? वे भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमें साथ मिलकर रहना है। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश अब युवाओं के हाथ में है। बांग्लादेशी मीडिया डेली स्टार के मुताबिक शनिवार को हज़ारों हिंदू प्रदर्शनकारियों ने ढाका और चटगांव की सड़कों को जाम कर दिया था। उन्होंने अपने घरों, दुकानों और मंदिरों पर हो रहे हमलों का विरोध किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं की रक्षा करो, हमें इंसाफ चाहिए और देश सभी नागरिकों का है जैसे नारे भी लगाए थे। उन्होंने पूछा कि हिंदुओं के घर और मंदिरों को क्यों लूटा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना के इस्तीफे के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग के 2 हिंदू नेताओं को भी खत्म किया जा चुका है। बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं पर हमले रोकने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाने की मांग करी है। साथ ही उन्होंने माइनॉरिटीज़ के हितों की रक्षा के लिए एक अलग मंत्रालय की मांग करी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि उन्हें बांग्लादेश की संसद में 10% सीटें भी दी जानी चाहिए। हिंदू समुदाय पर हिंसा के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बाहर भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने हिंदुओं पर हमले का विरोध किया। उन्होंने हिंदू लाइफ मैटर्स के नारे भी लगाए। इस प्रदर्शन में मानवाधिकार संगठन के सदस्यों समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया था। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की भी मांग करी। इसके अलावा तोड़े गए मंदिरों को फिर से बनाने की भी मांग करी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे इस देश में पैदा हुए हैं, ये उनके पूर्वजों की ज़मीन है, ये देश उनका भी उतना ही है। वे भले ही यहाँ मर जाएं या फिर ख़त्म हो जाएं, लेकिन वो अपना देश नहीं छोड़ेंगे। वे अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर रहेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के कुछ सांसदों ने शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान काम करने वाले बांग्लादेश के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद वैन हॉलेन ने हसीना सरकार में गृह मंत्री रहे असदुज्जम खां कमाल और जनरल सेक्रेटरी रह चुके अबेदुल्ला कादर पर पाबंदियों की मांग करी है। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को खत भी लिखा है। हालांकि समझ में यह नहीं आता कि अमेरिका बांग्लादेश में इतनी दिलचस्पी ले क्यों रहा है, तो फिर सेंट मार्टिन द्वीप की बात को याद कर लेना चाहिए। बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, जिसमें हिंदू करीब 7.95%, करीब 1.5 करोड़ के आसपास है। बांग्लादेश में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। देश में 64 में से 61 जिलों में हिंदुओं की बड़ी आबादी रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं। यही वजह है कि अब वे निशाने पर हैं। बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद के मुताबिक देश में 64 में से 52 जिलों में हिंदुओं और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। परिषद ने कहा कि अल्पसंख्यकों की आबादी डर डर कर जीने को मजबूर है। उन्होंने सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस से सुरक्षा और संरक्षण देने की भी मांग करी है। अब आप मुझे बताइए कि आपको वाकई में लगता है कि अमेरिका ही इन सब चीज़ों के पीछे है? क्योंकि जिस तरह की चीज़ें दिखलाई पड़ रही हैं उनको झुठलाया तो नहीं जा सकता। क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।